हो गया स्टार्ट? स्टार्ट हो गया ना? हाँ सर। ओके सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो सर आज क्या क्लास है? सर आज हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, है ना। बाकी क्लास और आज का क्लास थोड़ा अलग होता है क्योंकि आज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज का क्लास है। सर कमर्शियल नॉलेज में आज क्या बताऊंगा सर? आज मैं आपको लास्ट दिन हम लोगों ने जो चैप्टर को स्टार्ट किया था ना, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड फॉर बिजनेस ग्रोथ, ठीक है, फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फाउंडेशन एज वेल एज फॉर सीएस फाउंडेशन। इवन न्यू सीएमए फाउंडेशन पे भी इसको ऐड किया गया है करेंटली जो न्यू सिलेबस आ रहा है सीएमए का। बट सीएस इसको पहले से ही पढ़ाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये जो बिजनेस पॉलिसी जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे या फिर कर रहे हैं, जैसे लास्ट दिन मैं आपको पॉलिसी के बारे में बहुत बात किया और उसमें एक स्पेशल पॉलिसी में बात हुआ सर, याद है ना आप लोगों को? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, याद होगा। एफडीआई पॉलिसी में बात हुआ था लास्ट वीक, मतलब स्पेशल बात हुआ था एफडीआई पे। बट एफडीआई को छोड़ के हम लोग और भी पॉइंट में बात किए थे, जैसे हिस्टोरिकल केस में भी बात किए थे, है ना, कि पुराना भारत कैसा था। पुराना भारत कैसा था मतलब इंडिया का जो बिजनेस ग्रोथ था इन पास्ट, पास्ट इन द सेंस मैंने आपको अप टू 1500 तक का डेटा दिखाया था इंडियन इकोनॉमी का। अप टू 1500 मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से लेके 1500 तक, ये जो टाइम पीरियड है क्रिश्चियन एरा का, मतलब फ्रॉम 1 सी टू 1500 सी, इस टाइम पीरियड में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 जीडीपी क्रिएटिंग कंट्री हुआ करता था। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि 1500 के बाद ऐसा क्या हो गया सर कि भारत का जीडीपी डे बाय डे ग्लोबल सिचुएशंस में कम क्यों होता गया? इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल रीजन तो है ही, कुछ बदकिस्मती है इंडिया का, मतलब भारत का कुछ किस्मत खराब होता है ना सर, बैड फेट। क्या हुआ था बेसिकली, इन्वेजन चालू हो गया था भारत में, फॉरेन इन्वेजन। और फॉरेन इन्वेजन का मतलब क्या है? इकोनॉमी का डेवलपमेंट। सर आपका एसेट पे दूसरे का अधिकार आ जाता है तो आपका डेवलपमेंट क्या होगा? तो ये भारत का एक कमजोरी भी था जिसके कारण बाहर का लोग आके भारत में सब कुछ लिया चला गया, ठीक है। मतलब बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के साथ एक तहस नहस हो गया सर। बट जो भी था, भारत फिर से न्यू इंडिया आफ्टर ब्रिटिश, मतलब 1947 ऑनवर्ड्स जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। एंड इसमें जो पॉलिसी गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस में लेता है, ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है करेंट इंडिया को डेवलप करने के लिए। तो इतिहास में जो हो गया सर उसको तो हम लोग अभी चेंज तो नहीं कर सकते, बट कम से कम एक चीज तो कर ही सकते हैं ना, कि जो गलती हो गया था वो गलती वापस ना हो, है ना सर। गलती हो जाता है ठीक है, बट गलती बार बार ना हो, ये आपको इतिहास से सीखना पड़ता है। इतिहास मतलब जैसे हमारे पास्ट, हम लोग कई बार बोलते हैं पास्ट को भूल जाओ, बट क्या सच में पास्ट को भूल जाना चाहिए? सर पास्ट को भूलना नहीं चाहिए, बट पास्ट से सीखना चाहिए। यू मस्ट लर्न फ्रॉम द पास्ट। क्या क्या सीखते हैं हम लोग पास्ट से? अगर हमारा पास्ट में कुछ गलत हुआ, काम हुआ है, तो वो गलती मैं वापस ना करूं। तो करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पॉलिसी कर रहा है, जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस ले रहा है, उस पर डिपेंड करते हैं कि इंडिया का बिजनेस का ग्रोथ क्या होगा। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है जानते हो सर? आज आज क्या हुआ है, आज का खबर है आप लोगों के पास टुडे? सर आज गवर्नमेंट का, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आया है सर। तो ऐसे तो हर क्वार्टर में आता है, बट आज फिर से गवर्नमेंट का आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आया है। तो व्हाट ए डे है सर, आज का क्लास और आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कोइंसाइड करे हैं। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, इसको हम लोग कोइंसिडेंस बोलते हैं। मतलब बंगाली में हम लोग बोलते हैं ना काको तालियो, काको तालियो मतलब कोइंसिडेंस, कोइंसाइड कर गया। मतलब क्या हुआ, हम लोग आज पॉलिसी के बारे में ही बात करने वाले थे और आज आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी भी अभी मार्केट में लाइव चल रहा है सर। ठीक है, आप देखना चाहते हो? चलो दिखाते हैं आपको, चलो आपको लाइव मार्केट दिखाते हैं। सर स्क्रीन शेयर है, प्लीज टेल मी। यस सर। ओके सर, ये देखो सर, ये इकोनॉमिक टाइम्स ओपन है। इकोनॉमिक टाइम्स बेसिकली बिजनेस न्यूज़ के लिए जाने जाते हैं। आई होप यू ऑल नो सर, एंड यू कैन सी इट हियर।
RBI मॉनेटरी पॉलिसी लाइव अपडेट, रेपो रेट रिटर्न टू प्री पैंडेमिक लेवल। सर रेपो रेट क्या है? सर जिस रेट में आरबीआई बैंक को, कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टाइम के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं उसको रेपो कहते हैं। तो रेपो रेट को बढ़ाया गया सर, रेपो रेट इंक्रीज किया गया। रेपो रेट क्या हुआ सर? रेपो रेट इंक्रीज हुआ। मतलब एक्चुअली कोरोना से पहले रेपो रेट हाई था, कोरोना के बाद रेपो रेट को कम किया गया था एंड फिर से रेपो रेट को बढ़ाया गया। सर क्या होता है जब रेपो रेट बढ़ता है? आप लोगों को न्यूज दिखाई दे रहा है, ये कौन है जानते हो? इस इंसान को जानते हो सर आप लोग? कौन है ये इंसान? ये पर्सन कौन है? रेस्पेक्टेड पर्सन, बोलो सर। हु इज दिस पर्सन, या हु इज दिस, मतलब ये पर्सनालिटी क्या है, कौन है ये? गवर्नर ऑफ आरबीआई। गवर्नर ऑफ आरबीआई, नाम क्या है? शक्तिकांत दास। थैंक यू सर, शक्तिकांत दास। ठीक है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, वेरी गुड सर। शक्तिकांत दास क्या कर रहे हैं? सर शक्तिकांत दास हमारे देश में आरबीआई का पॉलिसी बता रहा है। मतलब न्यू पॉलिसी हर क्वार्टर में, मंथली बेसिस में भी आते हैं, बट मेनली क्वार्टर बेसिस में आते हैं। क्या हो रहा है सर? एज यू कैन सी, लाइव मार्केट में अभी पॉलिसी चल रहा है। रेपो रेट रिटर्न टू प्री पैंडेमिक लेवल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास फ्राइडे सेड, क्या बताया? फ्राइडे में इन्होंने क्या बताया? दैट द रेट सेटिंग पैनल मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिसका नाम है एमपीसी, ठीक है, has decided to retain its real GDP growth projection despite hiking rate by 50 bps। 50 bps का मतलब होता है 50 पैसा, मतलब 0.5%। ठीक है, सो 0.5% में रेट को बढ़ाया गया। रेट बढ़ाने से क्या होता है, आरबीआई जिस रेट में बैंक को लोन प्रोवाइड करते हैं वो रेट बढ़ जाता है। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई बैंक को लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आरबीआई अगर मानो स्टेट बैंक को लोन देता है, एचडीएफसी को लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो आरबीआई जिस रेट में लोन देता है तो बदले में एसबीआई को, आरबीआई को अगर पहले 4% रेट में देता था तो अभी 4.5 में देना पड़ेगा। 0.5, 50 बीपीएस मतलब 0.5। तब एसबीआई क्या करेगा, हम आप जैसे लोगों से, एसबीआई भी तो लोन हम लोग एसबीआई में जाके लोन लेते हैं ना सर। सर बोलो, अगर हमें लोन का जरूरत पड़ता है तो क्या हम आरबीआई जाते हैं कि एसबीआई में जाते हैं? प्लीज टेल मी। एसबीआई में। एसबीआई में जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक, ठीक है। और आरबीआई क्या है? बैंकर्स बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक है आरबीआई, है ना। बैंकों का बैंक है आरबीआई, मतलब बैंकर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है आरबीआई को, ठीक है। सो एसबीआई क्या करेगा? एसबीआई हो, नॉट जस्ट एसबीआई, उसमें बहुत सारे जो भी कमर्शियल बैंक के बारे में आप जानते हो, मैं बैंक का लिस्ट दे दूंगा आप लोगों को, ऐसे पढ़ाऊंगा भी। एच डी एफ सी, एस बी आई, आई सी आई सी आई, एक्सिस, पी एन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा, हाँ सर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देयर आर लॉट्स ऑफ, आपका पंजाब एंड सिंध बैंक, भर्ती है, मतलब खत्म नहीं कर सकते। सो पॉइंट इज दैट, मतलब कम से कम 15-20 बैंक तो पॉपुलर है ही। सो व्हाट इज द पॉइंट सर? पॉइंट इज दैट कि अगर ये रेट बढ़ा रहे हैं तो हमारे लिए भी रेट बढ़ जाएगा। सर हमारे लिए रेट बढ़ के क्या होगा, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर। कि आरबीआई जो ये पॉलिसी में जो चेंजेस ला रहे हैं उसमें कुछ लाइव अपडेट आप देख पा रहे हो। ये अभी आपसे मैं 12 बज के 7 मिनट हुआ है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 11:42 में जो लास्ट अपडेट आया है सर, और भी 2 अपडेट आया बोल रहे हैं, चलो क्लिक करके देखते हैं क्या अपडेट आया है। देखो ब्लूमबर्ग में भी एक खबर आया है सर, ब्लूमबर्ग भी बता रहे हैं। ब्लूमबर्ग बेसिकली एक फाइनेंशियल न्यूज़ एजेंसी है, बहुत बड़ा एक मीडिया है सर ब्लूमबर्ग। इंडिया हैज इंक्रीज इंटरेस्ट रेट बाय 140 बेसिस पॉइंट्स दिस ईयर, ठीक है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है सर, ब्लूमबर्ग के इस डिसीजन में क्या होगा? सर बेसिकली ये इन्फ्लेशन कंट्रोल चल रहा है। 11:45 में RBI monetary policy live updates, forward premium rise, US dollar INR forward premium rose on Friday after Reserve Bank of India increased the key interest rate by 50 basis points to tame surging inflation। बेसिकली क्यों ऐसा किया? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। 2.42 रुपीज from 2.37 rupees in Thursday, implied yield climb to 3.13 from 3.05।
ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ ये इन्फ्लेशन क्या होता है, ये हमारा चर्चा का विषय है सर। दिस इज आवर डिस्कशन पॉइंट, ठीक है, इन आवर सिलेबस टॉपिक। अगर हम लोग इसको टॉपिक वाइज देखें, एज यू कैन सी हियर, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी क्रिएट करता है कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट। एलपीजी के बारे में मैंने आपको लास्ट दिन बताया है ना, एलपीजी के बारे में मैंने आपको लास्ट दिन बताया। बट गवर्नमेंट पॉलिसीज में दो पॉलिसीज रहता है जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी मेक करता है, और गवर्नमेंट उसमें दो तरह का पॉलिसी लेता है। एक को हम लोग बोलते हैं सर मॉनेटरी पॉलिसी, एंड दूसरे को हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। नाम सुने हो ना, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। यस राज एंड मिसेस बनर्जी, श्रद्धा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर एज यू कैन सी, हम लोग अभी बिजनेस पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ में हम लोग सर आपको लेके आ गए सर। जैसे कि लास्ट दिन में क्या क्या बताया था आपको, लास्ट दिन में आपको एंशियंट इंडिया, ब्रिटिश के अंडर में भारत का हालत, इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का क्या सिचुएशंस, और फिर मैं आपको एलपीजी के बारे में डिस्कस किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पार्ट। एंड जो आज के डेट में इंडिया में एफडीआई होता है, इसके पीछे मेन रीजन है कि भारत ने 1991 में लिबरलाइज पॉलिसी लिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह। ऑन दैट टाइम मनमोहन सिंह सर एक्चुअली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, नॉट दी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर तो उनको एक्सीडेंटली कर दिया गया था, नहीं करना चाहिए था। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उनका अचीवमेंट एज ए गवर्नर ऑफ इंडिया, वो भारत के गवर्नर भी थे आरबीआई का 1984-5 में। सो पॉइंट इज दैट कि फाइनेंशियल डिसीजंस मेकिंग में बहुत बड़े फाइनेंशियल स्कॉलर्स हैं मनमोहन सिंह जी, और उस टाइम पे हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर थे सर 91 में प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। मे बी आप अगर पेरेंट्स को पूछोगे मे बी वो लोग बता सकते हैं आपको कि नरसिम्हा राव के सरकार के टाइम पे क्या हुआ था। तो उसी टाइम से ये एलपीजी वगैरह लिया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उसी थ्रू से आप गवर्नमेंट क्या करता है, देश के अंदर बिजनेस सिनेरियो को चेंज किया, ठीक है। इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस इन इंडिया, भारत में इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस आया था। तो इसके बारे में मैंने लास्ट दिन बोल दिया था, लेकिन आज मैं आपको वापस उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आपको आज बताऊंगा स्पेक्ट्री ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट। तो बेसिकली मेरा आज का डिस्कशन रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज में, जिसमें मैं आपको आरबीआई का रेपो रेट के बारे में अभी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज मार्केट लाइव है। गवर्नमेंट आरबीआई पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आया है सर, ठीक है। और एज यू कैन सी की पॉइंट्स आप देख सकते हो क्या क्या हुआ है। एज यू कैन सी कि क्या क्या की पॉइंट्स हुआ है सर। ग्रोथ प्रोजेक्शन, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाइव अपडेट्स। इसमें ये देखो सर, कुछ कुछ कोई ने साक्षी गुप्ता प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट एचडीएफसी बैंक के क्या बताया, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर 10:59 AM में आज अभी कुछ देर पहले फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ऑनगोइंग फिस्कल हैव बीन रिटर्निंग 16.2, 6.2 for Q2 and 4.1 for Q3 and 4% for Q4 with risk broadly balanced। लेकिन सर आपको समझ में नहीं आएगा अभी कि ये सब क्या है, ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। इन्फ्लेशन के बारे में देखो, महंगाई, इन्फ्लेशन के बारे में आपको नॉलेज है सर, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। आरबीआई लेफ्ट द इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर द कंट्री अनचेंज्ड at 6.7%. It now sees inflation of Q2 at 7.1, Q3 6.4 and Q4 at 5.8। सर भारत में 4 क्वार्टर चलता है, इंडिया में 4 क्वार्टर होता है ना, ऐसे क्वार्टर 4 ही होता है हर कंट्री में, नॉट जस्ट इन आवर इंडिया। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से लेके मार्च तक। जैसे करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये स्टार्ट हुआ है अप्रैल 2022 में और ये खत्म होगा 2023 में। इसके बीच में 4 क्वार्टर आएगा। अभी एक क्वार्टर खत्म हुआ है सर, अप्रैल, मई, जून, ये 3 क्वार्टर मिला के जुलाई क्वार्टर एंड हो गया, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मिलके होगा सेकेंड क्वार्टर। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होगा आपका थर्ड क्वार्टर, एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका होगा फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। तो पर क्वार्टर टोटल 4 क्वार्टर है, 4 क्वार्टर में 3-3 करके मंथ आता है, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट हमेशा क्या ट्राई करता है अपने पॉलिसीज के थ्रू से, एवरी क्वार्टर में गवर्नमेंट अपना देश का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, बिकॉज अभी इन्फ्लेशन ना हाई है सर,
नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन कंट्री लाइक यूएसए, वहां पर भी इन्फ्लेशन स्काई रॉकेटिंग है। मतलब लास्ट 50 इयर्स में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि यूएस का इन्फ्लेशन 10% क्रॉस कर गया, ऑलमोस्ट 10% के आसपास चल रहा है। So it's a huge thing for the country like USA because US is a very developed economy, low population and they are very rich. अगर वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मुश्किल कर रहे हैं ड्यू टू कोरोना, ये सारा का सारा इफेक्ट जो है ये कोरोना इफेक्ट है, कोविड-19 इफेक्ट सर। तो इंडिया करेंटली 6.7 में है, क्वार्टर 2 7.1 में चल रहा है अभी करंट। अभी कौन सा क्वार्टर चल रहा है? क्वार्टर 2। बट गवर्नमेंट का टारगेट है कि इन्फ्लेशन को कम करके 6.4 में लाएंगे, क्वार्टर 4 में ये 5.8 में लाएगा, ये गवर्नमेंट का टारगेट है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए ही गवर्नमेंट रेपो को बढ़ा रहा है। मैं आपको समझाता हूँ रेपो बढ़ाने से क्या हुआ। रूपी वर्सेस डॉलर, रूपी एक्सटेंडेड गेन्स ऑन फ्राइडे। रूपी बेसिकली क्या है, रूपी एंड डॉलर के बीच में रूपी थोड़ा सा महंगा हो रहा था, तो गवर्नमेंट के रिसेंट डिसीजंस में करेंटली 78.99 आ गया, पहले 79.616 चल रहा था। पॉलिसी डिसीजन आने के बाद रूपी सस्ता हो गया, ठीक है, मतलब थोड़ा सा महंगाई चल रहा था रूपी, इन्फ्लेशन हो गया था, बट रूपी इन्फ्लेशन से अभी थोड़ा बेसिकली अच्छा हो रहा है। मतलब बेसिकली डॉलर के हिसाब से रूपी जितना कम हो उतना अच्छा। मतलब ये अगर 78 से 75 हो जाए तो और अच्छा, 75 से 72 हो जाए तो और अच्छा। जितना ज़्यादा होता है वो देश के लिए थोड़ा, फॉर एनी कंट्री, मतलब इंडिया जैसे कंट्री के लिए चिंता है। बिकॉज सिंपल बात है सर, अगर आप कोई प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, बाहर से लाते हो, तो आपको अगर आज से फॉर एग्जांपल आप यूएस से कोई प्रोडक्ट लाओगे, अगर आपको 1000 क्वांटिटी लाना है तो 1000 क्वांटिटी के लिए अगर अभी ऑर्डर करोगे तो 78.99 खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन अगर पॉलिसी डिसीजन से पहले करते तो इंटू 79.16 होता। सो विच इज बेटर सर, विच इज बेटर, 78 अच्छा है कि 79 अच्छा है? बोलो। कंट्री जब इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, फॉरेन कंट्री से प्रोडक्ट अपने देश में बाई करके लाना, परचेस करना। तो जितना ज्यादा हो जाता है ना रूपी का वैल्यू, ठीक है, रूपी बेसिकली रूपी का वैल्यू 78 से 79 होता है या 80 होता है, ठीक है, या 90 होता है, तो ये बहुत चिंता का विषय हो जाता है। इट्स अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन फॉर द कंट्री, बिकॉज इसमें आपका इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा, इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा। अब कोई बोलेगा सर एक्सपोर्ट, सर एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है, बट हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। फॉर द कंट्री लाइक इंडिया वी एक्सपोर्ट मच मोर देन इंपोर्ट, ठीक है। तो इसीलिए हमारे देश में डॉलर जितना, डॉलर के हिसाब से रूपी जितना कम रहे उतना ही अच्छा है। कम रहने का मतलब जितना 78 से 77 हो जाए, 77 से 76 हो जाए, 75 हो जाए, 74 हो जाए, जितना नीचे आएगा उतना अच्छा है सर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन, रूपी वर्सेस डॉलर का रेट, ठीक है, ये सभी चीजों में इफेक्ट आता है जब भी आरबीआई कोई पॉलिसी लेता है। इवन शेयर मार्केट में भी इसका इफेक्ट पड़ता है सर। जब जब गवर्नमेंट डिसीजन लेता है, पॉलिसी लेता है, उसका इफेक्ट शेयर मार्केट में भी जबरदस्त आता है। अब देखो, जिनको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है वो तो सोचता है कि ये कोई जुआ है, सट्टा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स नॉट अ स्पेकुलेशन, दिस इज एक्चुअली रियल इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन शेयर्स राइज आफ्टर आरबीआई रेट हाइक, आरबीआई ने रेट बढ़ाया तो शेयर मार्केट इसको पॉजिटिवली लिया और 0.32% में शेयर मार्केट आज इंप्रूव किया। मैं आपको लाइव मार्केट दिखा देता हूँ। अभी एक्चुअली आप लोगों के क्लास से पहले अभी 11 साढ़े 11 बजे मेरा स्टॉक मार्केट का क्लास चल रहा था, वहाँ पर भी मैंने यही बात कर रहा था सर, मेरा यही डिस्कशन चल रहा था कि शेयर मार्केट में सिचुएशंस क्या रहा। आप लोग देख पा रहे हो सर? हेलो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये देखो सर, ये अब अभी मैं शेयर मार्केट तो नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को। जब आप लोग शेयर मार्केट के बारे में जो लोग इंटरेस्टेड हो जाओगे तब शेयर मार्केट क्लास ज्वाइन करना। जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसे सीए फाइनल, सीएमए फाइनल एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव एंड फाइनल में पढ़ना पड़ता है, बट वहाँ पर शेयर मार्केट को एक सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाता है। बट जो लोग स्टॉक मार्केट करियर बना रहा है, जो लोग स्टॉक मार्केट अपने
पर्सनल कारण से कर रहा है, अपने पर्सनल फाइनेंस को ग्रो करने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, फैमिली को हेल्प करने के लिए, या खुद का पैसा को बढ़ाने के लिए, वो कर सकता है, ठीक है। और साथ में जो लोग स्टॉक मार्केट में भी करियर बना सकता है, एनआईएसएम वगैरह कर सकता है। लेकिन आपको मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, तो जस्ट लुक एट सर, ये लास्ट फ्यू डेज का मार्केट कंडीशंस है। मार्केट कुछ दिनों से थोड़ा बुलिश चल रहा है, तो आज भी मार्केट ग्रीन जोन में है। आप देख सकते हो मार्केट आज ओपन हुआ था मोटा मोटी 17,400 में, ठीक है। 17,400 में ओपन हुआ था मार्केट, 17,400 से 17,450 के आसपास गया है। मतलब ये निफ्टी है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सर, ये ओवरऑल इसके अंदर टॉप 50 कंपनीज है निफ्टी के अंदर। तो ये टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है। इंडिविजुअल बहुत सारा चीज़ आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखो सर, यहाँ पर बहुत सारा कंपनी का लिस्ट आपको दिखाई देगा, एक नहीं सर, बहुत सारा है। टाटा पावर, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, विप्रो, वीएस बैंक, जीलैंड, बाटा इंडिया, निफ्टी, पेटीएम, सॉरी निफ्टी 20, पेटीएम, एलआईसीआई, ठीक है, आईटीसी, एसबीआई, बहुत सारे हैं, मतलब खत्म नहीं कर सकते। तो ये इंडिविजुअल स्टॉक है, बट मैं आपको इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में नहीं बताया, मैं आपको एक ओवरऑल मार्केट कंडीशंस के बारे में बताया कि जब से ये रेपो आया है, रेपो आने के बाद, रेपो में इंक्रीमेंट के बाद मार्केट में एक पॉजिटिविटी छाया। पॉजिटिविटी इस मैटर में है कि रेपो बढ़ाने के कारण इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, दो कारण है, एक इन्फ्लेशन का कंट्रोल होना एंड सेकेंड पॉइंट इज रूपी एक्सपेंसिव हो गया था, मतलब बेसिकली रूपी का वैल्यू कम हो गया था। तो रूपी वैल्यू डॉलर के हिसाब से कम हो गया था, लेकिन रूपी वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। रूपी वैल्यू इंक्रीज हुआ, ठीक है, मतलब कम होने को इंक्रीज बोलते हैं सर। 79 से 78 होना इज अ गुड थिंग, ठीक है। एक डॉलर के बदले 79 खर्चा करना, एक डॉलर के बदले 78 खर्चा करना, विच इज गुड, ऑब्वियसली 78 इज गुड। तो रूपी वैल्यू इंक्रीज होना। एंड थर्ड पॉइंट इज कुछ एनआरआई मॉडल पे भी कुछ चेंजेस आया है, जैसे कि आप देख सकते हो एनआरआई हैज प्रपोज्ड, कहाँ चला गया, RBI has proposed to enable Bharat bill payment system to accept cross-border inward bill payments. This will enable NRIs to undertake bill payments. मतलब अभी भारत पेमेंट के थ्रू से, भारत बिल पेमेंट के थ्रू से, ठीक है, भारत बिल पेमेंट के थ्रू से एनआरआई भी बिल पेमेंट कर सकता है, जो क्रॉस बॉर्डर ऑनलाइन में कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अप्रोच है, मतलब फॉरेन ट्रांजैक्शंस इंडियन ऐप के थ्रू से बनेगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। सो ऐसा बहुत सारा पैरामीटर सर आरबीआई अपने पॉलिसी के थ्रू से करता है और उसका इफेक्ट मार्केट में आता है। जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाइव अपडेट्स इंप्रूव एफडीआई इनफ्लोज। मैं लास्ट दिन आपको एफडीआई के बारे में बोला था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई इनफ्लोज इंप्रूव टू $13.6 बिलियन इन Q1 ऑफ दिस फिस्कल। फिस्कल का मतलब होता है फाइनेंशियल। सर देखो, एडुकेशन एक ऐसा चीज है, सिर्फ पढ़ के क्या करोगे जब तक मतलब समझ में ना आए। तो मैं आपको बस कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप मतलब समझो कि जो कुछ भी हम लोगों को पढ़ाया जाता है, चाहे सीए का एडुकेशन हो, चाहे सीएस का एडुकेशन हो, चाहे सीएमए का एडुकेशन हो, यू मस्ट नो हो क्या रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली जब आप मार्केट में पहुंचोगे, जब इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपका ये सब नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। मतलब पढ़े तो हैं पर मतलब नहीं पता, तो मतलब नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एफडीआई जो मैं लास्ट दिन आपको बताया था, तो जैसे इस बार इंप्रूव हुआ है सर, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा पैरामीटर है। रूपी अप्रिशिएट 37 पैसा, ठीक है, मैं आपको जो बोला ना, रूपी अप्रिशिएट हुआ, डिप्रिशिएट नहीं, अप्रिशिएट हुआ, ठीक है। तो रूपी अप्रिशिएशन के बारे में मार्केट को एक अच्छा लगा कि भाई चलो इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ, तो रूपी अप्रिशिएट हुआ, और रूपी अप्रिशिएट हुआ तो फिर ये सब आगे आगे आप लोगों को पता चलेगा जब आप लोग सीए इंटर फाइनल या सीएस एग्जीक्यूटिव फाइनल में आओगे ना, मैं पढ़ाऊंगा अप्रिशिएशन कैसे हो रहा है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, आई विल डिस्कस एवरीथिंग। सो व्हाट इज द कैच? कैच यही है कि जो पॉलिसी के बारे में मैं आपके साथ बात करने के लिए अभी रेडी हो रहा हूँ, देखो सर यहाँ पर हम लोग आरबीआई पॉलिसी के बारे में अभी बात करूंगा आपसे। देख रहे हैं सर, इकोनॉमिक पॉलिसीज, नोट्स पे आ जाओ, ठीक है, हमारे नोट्स पे आ जाओ एंड यू कैन सी इट हियर, टाइपोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। कितना तरह का पॉलिसी हो सकता है सर? पॉलिसी बेसिकली, इकोनॉमिक पॉलिसी मेनली टू टाइप्स होता है, एक फिस्कल और एक होता है मॉनेटरी। फिस्कल मतलब होता है फाइनेंशियल पॉलिसी जो डिसाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड मॉनेटरी पॉलिसी
ये भी डिसाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में ये डिसीजन बेसिकली आरबीआई करता है, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी सोचे, आरबीआई अपने हिसाब से ही चलने का कोशिश करता है, बट नॉट ऑलवेज, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके, ठीक है, विद द कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। तो आज जो मार्केट में जो चल रहा है ये कौन सा पॉलिसी है? ये जो आरबीआई का जो पॉलिसी है कौन सा पॉलिसी है सर, फिस्कल की मॉनेटरी? मॉनिटरी। मॉनेटरी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है मनी रिलेटेड मैटर में बात हो रहा है। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में बात करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अब इकोनॉमिक पॉलिसीज भी आता है। अब फिस्कल हो गया, मॉनेटरी हो गया। अच्छा, इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचता है, एग्रीकल्चर के बारे में क्या सोचता है, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचता है, सब कुछ ये मॉनेटरी और फिस्कल के थ्रू से ही डिसाइड होता है सर। मॉनेटरी और फिस्कल के थ्रू से डिसाइड होता है। अब आपके मन में चलेगा सर फिस्कल और मॉनेटरी में फर्क क्या है? सर मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली आरबीआई मार्केट में पैसा का फ्लो को लेके बात करता है। सिंपल, एक सिंपल सरल भाषा में अगर बोला जाए, मार्केट में मनी का फ्लो कैसा होगा वो डिपेंड करता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू से। और फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी जैसे कि मानो कि गवर्नमेंट को लगता है कि टैक्स रेट बढ़ाना चाहिए, जीएसटी रेट बढ़ दे। जैसे रिसेंटली जीएसटी रेट इंक्रीज किया ना, जीएसटी रेट इंक्रीज हुआ, इनकम टैक्स में कर कुछ बदलाव होता है, ठीक है, इनकम टैक्स बढ़ाना या इनकम टैक्स कम करना, ठीक है। तो ये जो टैक्स सिस्टम में गवर्नमेंट का डिसीजन होना, ठीक है, किसी में ड्यूटी बढ़ा देना, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है और वो बजट में डिसीजन लेता है, इंटरिम बजट भी होता है और एनुअल बजट में भी डिसीजन लेता है। ये बार बार नहीं आता, जैसे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी एवरी क्वार्टर में आता है, फिस्कल पॉलिसी नॉर्मली साल में एक ही बार आता है, ठीक है। बट हाँ, जरूरत पड़ने से मिड वे बजट भी आ सकता है, बट वो वेरी रेयर केस, नॉर्मली नहीं होता। बट जैसे जीएसटी काउंसिल तो बीच बीच में बैठता है और डिसीजन लेता है, ठीक है। जीएसटी रेट बहुत चेंज होता है, रिसेंटली चेंजेस हुआ है, आई होप आप लोगों को खबर है। दूध में भी जीएसटी लगाया गया, टेट्रा पैक में, हर दूध में नहीं, मिल्क पैकेट में जीएसटी लगाया गया, कुछ मेडिसिन में जीएसटी रेट बढ़ाया गया। तो बहुत लोग गवर्नमेंट का भी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। सर एक्चुअली गवर्नमेंट भी ना कुछ समझ नहीं पा रहा है क्या करे, क्योंकि गवर्नमेंट के हालत खराब है। कल मैं आपको आप लोग तो सर नहीं, जीएसटी का क्लास चल रहा था कल, इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल के लिए, सीएसईएस के लिए। तो वहाँ पर इंटर फाइनल लेवल के क्लास में जीएसटी में वही बात कर रहा था कि गवर्नमेंट को बहुत चिंता हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा का बहुत मतलब प्रॉब्लम है। क्यों सर? आप लोगों को पता है ना कि जब कोरोना हुआ था, जब कोरोना पीक में हुआ था 2020-21 में, इंडियन गवर्नमेंट लोगों को फ्री में वैक्सीन दिया था। याद है ना आप लोगों को सर? प्लीज याद करो थोड़ा। फ्री वैक्सीन टू ऑल ओवर ऑल इंडियंस, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? यस सर। है ना? হয়েছিল। अब ये जो फ्री वैक्सीन 140 करोड़ में से अगर मैं एडल्ट का ही बात कर लूँ, 100 करोड़ ही ले लो आप, 100 करोड़ पॉपुलेशन को फ्री में वैक्सीन दिया। एक एक वैक्सीन का कम से कम कॉस्टिंग था 300 रुपीज कम से कम। जो लोग प्राइवेट में लिया उनका कॉस्ट पड़ा सर 700 से लेके 800 तक का। लेकिन प्राइवेट में कितना ही लोग लिया है? जोर से जो 1 करोड़ पॉपुलेशन होगा जो प्राइवेटली लिया है, बाकी मुझे नहीं लगता प्राइवेट में ज्यादा लोग लिया होगा। सो पॉइंट इज दैट कि इतना जो वैक्सीन में खर्चा किया, ऊपर से फ्री में राशन दिया, स्पेशली पुअर पीपल को एज वेल एज मिडिल क्लास को, फ्री राइस, फ्री ऑयल, है ना, बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो दिन मजदूर हैं उन लोगों को, ठीक है। तो गवर्नमेंट का बैठे बैठे खर्चा हुआ सर, विदाउट एनी कंसिडरेशन गवर्नमेंट ने लोगों को खर्चा किया। गवर्नमेंट का भंडार खर्च मतलब बहुत मुश्किल में है गवर्नमेंट। ये कल का, चलो मैं आपको कल का एक प्रोजेक्ट बता रहा था, दिखते हैं सर, अगर मिल जाए तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये लिटमस फॉर जीएसटी, ये मैं कल का क्लास में डिस्कस कर रहा था। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ एक डेटा,
ये देखिए सर, गवर्नमेंट इतना प्रॉब्लम में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट इज फोर्स टू बोरो 1.1 लाख करोड़, 1.1 लाख मतलब 1,10,000 करोड़ 2021 में मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से बोरो किया था, एंड 2021-22 में 1.5 लाख करोड़ बोरो किया है। अब गवर्नमेंट क्या करेगा, ये सब पैसा कहाँ से भरपाई करेगा? जीएसटी रेट बढ़ा के, इनकम टैक्स रेट बढ़ा के, है ना। और कोई चारा नहीं है गवर्नमेंट के पास, बिकॉज गवर्नमेंट का जो मनी पाइपलाइन है, गवर्नमेंट का जो मनी पाइपलाइन है वो गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन सिंपल है, गवर्नमेंट टैक्स से ही इनकम करता है, जीएसटी से कमाते हैं, इनकम टैक्स से कमाता है, एक्साइज टैक्स से कमाता है, कॉर्पोरेट टैक्स से कमाता है। तो ये जो टैक्स रिलेटेड मैटर को लेके गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये फिस्कल डिसीजन है, समझ रहे हैं सर आप लोग बात? ये फिस्कल डिसीजंस के अंदर आता है। लेकिन ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है, जो देश के अंदर बैंकिंग सिस्टम के क्या थ्रू से क्या होगा, लोन इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ठीक है, आरबीआई किस रेट पे लोन प्रोवाइड करेगा, बैंक पब्लिक को किस रेट में लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये सब डिपेंड करता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू से। साथ में ये जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड गवर्नमेंट क्या करेगा, इंडस्ट्री के रिलेटेड गवर्नमेंट क्या करेगा, फॉरेन ट्रेड मतलब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गवर्नमेंट का डिसीजन, ये भी डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट फिस्कल में और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिसीजन लेता है उसके ऊपर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक पॉलिसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अवर रेगुलर बिजनेस लाइफ, रेगुलर इकोनॉमिक पैरामीटर। सो थोड़ा देखते हैं सर, चलो फिस्कल पॉलिसी कैसे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, एंड मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कंड्यूसिवनेस, ठीक है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट्स, ये 5 मोस्ट सिग्निफिकेंट मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स, ये बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करता है, समझ रहे हो सर? बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसी लेता है, उसमें जीडीपी में क्या होता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, टैक्स रेट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, एक्सचेंज रेट में क्या होता है। एक्सचेंज रेट मतलब रुपी डॉलर के बीच में जो होता है, जैसे अभी दिखा रहा था आपको, उसको एक्सचेंज रेट कहते हैं, है ना सर? तो यही तो समझना है कि गवर्नमेंट पॉलिसी में देश के अंदर जो 5 इंपॉर्टेंट मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स है उसमें होता क्या है। अगर आप ये समझ आते हो ना सर, आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो मैक्रो वेरिएबल्स एंड बिजनेस कंड्यूसिवनेस, ठीक है, जैसे जीडीपी जब राइजिंग होता है, आप जस्ट सबको थोड़ा सा समरी बता रहा हूँ, फिर आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ, रुको। जीडीपी जब बढ़ता है, इकोनॉमी के लिए एक ऑप्टिमिज्म काम करता है। इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म क्या होता है, मार्केट में हाई डिमांड चलता है, मार्केट में डिमांड हाई, जॉब अच्छा, ठीक है, प्लेसमेंट अच्छा, कंपनी का ग्रोथ अच्छा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ज़्यादा, ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग, इट्स ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन। बट जीडीपी जिस टाइम पे नेगेटिव जाएगा, मतलब इकोनॉमी ऑप्टिमिज्म नहीं सर, पेसिमिस्टिक हो जाता है। पेसिमिज्म समझते हो ना, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का ऑपोजिट होता है पेसिमिस्टिक या पेसिमिज्म। पेसिमिज्म में क्या होता है, इकोनॉमी नेगेटिव सोचता है, हाई डिमांड से लो डिमांड हो जाता है मार्केट में। सर देखो डिमांड कैसे काम करता है, तो वेरी सिंपल ना, अगर इंडियन मार्केट में से फॉर एग्जांपल कोलकाता मार्केट में, जैसे मानो कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता मार्केट में बहुत सारा चीज बनता है, जैसे कोलकाता इज गुड फॉर गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी का काम बहुत होता है। एग्रीकल्चर में राइस का मार्केट बहुत अच्छा है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल पोटैटो के लिए बहुत जाना जाता है सर, मैंगो के टाइम पे मैंगो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है वेस्ट बंगाल का, जूट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा पैरामीटर है। अगर मानो कि इंटरनेशनल मार्केट में या इंडियन मार्केट में, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे इंडियन मार्केट हो, एक सिंपल, अगर मैंगो प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में अच्छा होता है, ध्यान से सुनना सर, मैंगो प्रोडक्शन अच्छा होता है या पोटैटो प्रोडक्शन अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन अच्छा होने से ही नहीं होगा, मार्केट में पोटैटो या मैंगो का डिमांड भी होना चाहिए। ये सर नो सर, हमारे यहाँ पर तो प्रोडक्शन हो गया, बट क्या सारा का सारा हम बंगाली खाएगा क्या? क्या बंगाल का पोटैटो बाहर में जाता है? यस, बंगाल का पोटैटो इंडिया का बेस्ट पोटैटो है, जानते हो आप लोग? चंद्रमुखी नाम है सर आलू का नाम है, ज्योति, और एक है सर कुछ है कि नंदिनी बोल के कुछ एक था,
क्या नंदिनी बोल गया, छोड़ो। चंद्रमुखी ज्योति, दो बेस्ट क्वालिटी पोटैटो ऑफ वेस्ट बंगाल। पूरा इंडिया में इस पोटैटो का सर्विस दिया जाता है, मतलब ऑल ओवर द इंडिया ये आलू डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो व्हाट इज द पॉइंट सर? जैसे कि साउथ इंडिया में उतना पोटैटो प्रोडक्शन नहीं होता है, साउदर्न इंडिया पार्ट वेस्ट बंगाल से पोटैटो लेके जाते हैं, और वहां से बहुत सारा चीज हमारे यहाँ पर आता है। आंध्रा गाड़ी देखे कभी रास्ते में? कभी अगर हाईवे से जाओगे ना, आंध्रा गाड़ी आता है। जैसे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र क्या देता है बोलो फ्रूट्स में? जैसे एक देता है ऑनियन, महाराष्ट्र से बहुत आता है ना। नासिक, नासिक से ऑनियन बहुत आता है। राजस्थान से भी ऑनियन बहुत होता है सर। आलू के लिए बंगाल एंड बिहार रीजन जाना जाता है, एंड ऑनियन के लिए महाराष्ट्र राजस्थान रीजन जाना जाता है। आई होप इसका नॉलेज है आप लोगों को। बोलो सर, ये तो कॉमन नॉलेज है, घर में ही बात होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? बोलो। यस सर, नासिक থেকে পেঁয়াজ এলে তবে পেঁয়াজের দাম কমে। यस सर, थैंक यू। सो यहाँ पर मैं आपको बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जीडीपी में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कब काम करता है और जीडीपी में नेगेटिव कॉन्सेप्ट कब काम करता है, ठीक है। मतलब ये एक सिंपल प्याज और आलू से बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर ऑनियन इंडस्ट्री जस्ट समझो आप बात को एक बार, इफ ऑनियन इंडस्ट्री या पोटैटो इंडस्ट्री पॉजिटिव सोच रहा है, ठीक है सर, एक सेकंड होल्ड करो तो, जस्ट एक सेकंड। सर अभी मैं आता हूँ, रुको। स्क्रीन पर थोड़ा सा आप लोग सर्वे करो, मैं अभी आता हूँ। हेलो सर, सर मेरा आवाज आ रहा है क्या? साउंड आ रहा है सर? यस सर, यस सर। ओके। अब मैं आपको जीडीपी ग्रोथ का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जीडीपी का क्या मतलब होता है? किसी भी कंट्री में किसी पर्टिकुलर ईयर में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको जब हम लोग एक मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंट्री का जीडीपी होता है। तो मैंने यहाँ पर जीडीपी में ज़्यादा कुछ नहीं लिया, मैंने सिर्फ क्या लिया सर? मैं तो बस आलू और प्याज ले रहा हूँ और कुछ नहीं। अब आलू प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और मार्केट में डिमांड एक्सपेक्टेशंस भी हाई रहेगा। अब बंगाल का पोटैटो खाने के लिए पूरा भारत अगर रेडी है और महाराष्ट्र का ऑनियन के लिए पूरा भारत अगर रेडी है, प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ है, डिमांड भी हाई है, तो ऑटोमेटिकली जीडीपी क्या होगा? सिर्फ अगर मैं मान लूं कि देयर इज टू प्रोडक्ट ऑनियन एंड पोटैटो, सो जीडीपी एक्सपेक्टेशन हाई, डायरेक्शन राइजिंग, इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म, हाई डिमांड एक्सपेक्टेशन। ऑनियन मार्केट, ऑनियन इंडस्ट्री में, मतलब एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में, ऑनियन मार्केट में ऑनियन फार्मर से लेके ऑनियन सेलर से लेके ऑनियन का रिटेलर, होलसेलर, सभी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दिया जाएगा। यस और नो? प्लीज टेल मी सर। जिस मार्केट में डिमांड हाई होगा वहां पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? बोलो सर। राइट सर। है ना? तो पोटैटो, ऑनियन, जहाँ जहाँ जो चीज़ें ज़रूरी है, अगर मार्केट डिमांड हाई है तो उस प्रोडक्ट के लिए वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो नो डाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बनेगा। लेकिन इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है, या तो प्रोडक्शन लेवल लो है, जैसे करेंट इंडिया में ये प्रॉब्लम चल रहा है सर।
बहुत सारा चीज़ का प्रोडक्शन लेवल लो हुआ है ड्यू टू नेचुरल रीजन, ड्यू टू रॉ मटेरियल प्रॉब्लम, बिकॉज कोरोना के बाद रॉ मटेरियल इश्यूज बहुत हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस बंद हुआ है, जिसका प्रॉब्लम हम लोग श्रीलंका की सिचुएशंस में देखा सर हम लोगों ने इन आवर इकोनॉमिक्स क्लास। हम लोग ऑलरेडी श्रीलंका का सिचुएशंस एनालिसिस कर चुके हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट हियर, गवर्नमेंट का पॉलिसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जीडीपी बढ़ेगा या गिरेगा। इन्फ्लेशन मॉडरेट रहना हमेशा कॉन्सेप्ट रहता है, इन्फ्लेशन ना तो ज्यादा हो ना ही कम हो, मॉडरेट हो। इंडिया जैसा कंट्री में 5% इन्फ्लेशन इज ऑलवेज वेलकम, ठीक है। जैसे कि करंट जो जीडीपी के बारे में अभी मॉनेटरी पॉलिसी का जो बजट है, आज का मॉनेटरी पॉलिसी का जो बजट है वो इन्फ्लेशन के बारे में क्या सोच रहा है सर। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई सर, महंगाई, बात को समझे। इन्फ्लेशन के बारे में आरबीआई का कहना है कि करंट इन्फ्लेशन रेट 6.7 है, क्वार्टर 2 जो अभी चल रहा है ये 7.1 मतलब थोड़ा बढ़ेगा, क्वार्टर 3 में इन्फ्लेशन 6.4 होगा, एंड जब हम लोग विंटर सीजन में आएंगे दैट इज दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, क्वार्टर 4 में हमारा इन्फ्लेशन 5.8 होगा। ये टारगेटेड है सर, ये टारगेट है भारत का करंट मॉनेटरी पॉलिसी। अब आप बोलोगे सर, आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए ना कि सर रेपो रेट के साथ इन्फ्लेशन का क्या कनेक्शन है। सर बहुत बड़ा कनेक्शन है, चलो कैसे समझाऊं मैं आपको। रेपो वर्सेस इन्फ्लेशन, अब रेपो रेट अभी क्या हुआ सर, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। प्लीज टेल मी, रेपो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ। अगर आप यहाँ पर आरबीआई का रेपो रेट का हिस्ट्री देखना चाहते हो, ये देखो पॉलिसी रेपो 5.40 हो गया, ठीक है। अगर आप कुछ दिन पहले तक देखोगे ये 4% था, मतलब फ्यू 6 मंथ्स बैक, 2 मंथ्स 3 मंथ्स बैक 4% था पॉलिसी रेपो। रेपो हिस्ट्री यहाँ पर अब आरबीआई साइड में आ गया मैं, डेटा 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 देखते हैं, अभी साइड में ही मिल जाता है बट अभी इतना ढूंढने का टाइम नहीं है। आरबीआई रेपो हिस्ट्री, अगर मैंने बैंक बाजार का साइड चेक किया, अरे बाबा चुप रहो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये देखो सर, सर 2020 में मई 2020 में 4% था, 8 जून 2022 में 4.90 था, बट 2020 से पहले 5.40 था, है ना। 2019 में चेक सर, जस्ट चेक करो, 5.40 था, 20 में 4% आ गया था, लेकिन जून में 4.90 हो गया, और आज क्या हो गया सर, 5.40 हो गया। तो 5.40 इज इक्विवेलेंट टू प्री कोविड एरिया। प्री कोविड मतलब कोविड से पहले का सिनेरियो आ गया फिर से, ये समझो। सर इतना बताओ मुझे, फिर मैं आपको इन्फ्लेशन समझाता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी क्या इफेक्ट दे रहा है वो मैं समझाता हूँ। ये समझ में आया ना कि रेपो रेट प्री कोविड में आ गया, मतलब 7 अगस्त 2019 में जो था, आज 5 अगस्त 2022 में 5.40 अगेन। बीच में जो 1.5-2% का गैप हुआ था, 1.5, जब रेट कम होता है तब क्या होता है सर, जब रेट कम होता है तब इकोनॉमी थोड़ा फ्री होता है, थोड़ा इजी होता है। इजीनेस का क्या मतलब सर, इकोनॉमी इजी मतलब बेसिकली इजी देना जरूरी था, बिकॉज कोरोना पीरियड में बहुत प्रॉब्लम हो गया था, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा था, मार्केट में थोड़ा पैसा का फ्लो बढ़ा रहा था। क्यों,
रेट ऑफ इंटरेस्ट को लो रख के, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लो करके। अगर आरबीआई बैंक को लो रेट में देगा तो बैंक भी पब्लिक को लो रेट में देगा। यस और नो सर? प्लीज टेल मी। अगर आरबीआई Yes, sir. बैंक को लो रेट में देगा तो बैंक भी आरबीआई को लो रेट में लोन प्रोवाइड करेगा, है ना? Yes, yes, sir. श्रद्धा, राज, सैनन, नयनी, विदिशा, बोलो सर। हाँ सर। बोझे जाच्छे, समझ Yes. में आ रहा है सर? सो व्हाट इज द कैच? कैच इज दैट कि अगर आरबीआई बैंक को लो रेट में दे रहा है तो बैंक भी हमको लो रेट में देगा, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग लोन के लिए जाएगा, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वो कार लोन हो। कार का डिमांड क्या हो जाएगा? कार का डिमांड, होम का डिमांड क्या हो जाएगा सर? रेट कम होने से बढ़ जाता है ना। मतलब मार्केट में एक हाई डिमांड एक्सपेक्टेशन क्रिएट होता है, डिमांड को बढ़ाया जाता है बेसिकली। तो फिर अब अभी क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगा क्या? सर कम नहीं होगा, अब डिमांड थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? जब लोगों के हाथ में टू मच मनी होगा ना, टू मच मनी, ज्यादा पैसा होने से क्या होता है जानते हो? प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। कैसे? बिकॉज कोई सिंगल प्रोडक्ट है, उसके पीछे बहुत सारा लोग पड़ जाता है। मानो कि एक घर नॉर्मल प्राइस है 20 लाख, लेकिन आपके पास भी पैसा है, मेरे पास भी पैसा है, सबके पास पैसा है, सभी कोई बोल रहे कि ये घर मुझे लेना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। ये घर को लेने के लिए सब कोई रेडी है। यू हैव अ मनी, आई हैव अ मनी, सम थर्ड पर्सन आल्सो हैव अ मनी, जदू मधु राम शाम सबके पास पैसा है। तो क्या लगता है 20 लाख का घर 20 लाख होगा कि उससे ज्यादा हो जाएगा? बेशी হবে sir. दाम बढ़ जाएगा सर। तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होना भी मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। तो क्या क्या करेगा फिर सरकार? क्या करेगा जब मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है? गवर्नमेंट क्या करेगा? लोगों के हाथ में टू मच मनी को थोड़ा सा लो कर देगा। क्या कैसे होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, अभी पहले से कम लोग लोन लेगा, पहले से कम लोग गाड़ी खरीदेगा, पहले से कम लोग घर खरीदेगा कॉम्पेरेटिवली। ये ऐसे तो देखना मुश्किल है, वेरी थीन लाइन, बट ऐसा होता है सर, ऐसा जेन्युइनली होता है। ठीक है, बिकॉज ये 1% 1.5% में, जैसे मानो होम लोन के बारे में अगर मैं आपको बात करूं, होम लोन नॉर्मली जब 4% रेपो था, होम लोन 6.5% था। अभी रेपो 5.5 हो गया ना, अभी होम लोन भी 8.5 9.5 ऐसा जा रहा है। तो 6.5% का रेट किसी का, मानो कि नॉर्मल होम लोन 20-25 लाख का तो होता ही है। अब 20 लाख का होम लोन है, 25 लाख का होम लोन है, मंथली ईएमआई पड़ जाता है सर 22 से 25 हजार, कम से कम 20-25 लाख का। एक 20 ईयर्स का 10 ईयर लेंगे तो मंथली ईएमआई पड़ जाता है 20-25 हजार। तो कहने का मतलब है कि किसी के लिए 20,000 ओके है, तो किसी के लिए 18,000 ओके है। तो पहले जब 6.5% था, तो जो 18,000 मंथली ईएमआई भर सकता था वो रेडी था, बट अभी जैसे 20,000 या 22,000 हो जा रहा है ना ईएमआई, वो डर जाएगा, थोड़ा चिंता में पड़ जाएगा। ये सर नो, बिकॉज अभी रेट 6.5 से 8.5 हो जाएगा। कभी वो लोन लेने के लिए थोड़ा सा झिझकेगा। पहले अगर 100 लोग लोन लेने के लिए रेडी था, तो अभी हो सकता है कि 80% लोन लेने के लिए रेडी रहेगा, 20% हट जाएगा। इस तरह से क्या होगा? घर का डिमांड भी थोड़ा कम होगा, और डिमांड कम होने से जो प्राइस बढ़ रहा था वो भी थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा चीज सिर्फ घर पे नहीं, घर गाड़ी बाड़ी हर चीज में, हर प्रोडक्ट में इसका इफेक्ट आएगा। तो दिस इज कॉल्ड टाइट पॉलिसी। जैसे कभी कभी लूज देना भी चाहिए, वैसे कभी कभी टाइट भी होना चाहिए। ठीक है, रेट बढ़ा के टाइट, रेट लूज करके, रेट कम करके लूज। लूज मार्केट डिमांड को बढ़ाया जाता है, टाइट देके मार्केट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। डिमांड कंट्रोल तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, और इन्फ्लेशन कंट्रोल तो सब शांति, क्योंकि जब महंगाई बढ़ता है ना तो सबको प्रॉब्लम होता है सर।
जब महंगाई बढ़ता है तो प्रॉब्लम सबको होता है। ये सर नो सर? बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या रे? यस सर। जैसे लुक Yes, एट sir. सर, इन्फ्लेशन रेट का लिस्ट वाइज, कंट्री वाइज लिस्ट देखो आप एक बार। मोटा मोटी एक एस्टिमेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको। कुछ कंट्री है जहाँ पर नेगेटिव इन्फ्लेशन है सर, उसको ना डिफ्लेशन कहते हैं। मतलब ये भी बहुत खतरनाक वाला मतलब सिचुएशन है। ये भी ज़्यादातर केस में कुछ अफ्रीकन नेशंस एंड वेस्ट इंडीज, साउथ अमेरिकन नेशंस में चल रहा है। -3, -1, -0.972, ठीक है। जापान, इक्वेडर, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड सर। मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है। इकोनॉमी जब स्लो पड़ जाता है ना, तब ऐसा हालत होता है। जैसे जापान का हालत हुआ है ऐसा। वैसे जापान बहुत डेवलप है, बट जापान का करंट ग्रोथ स्लो पड़ गया। मतलब ऐसा होता है कि जब और कुछ अचीव करने के होता नहीं है सर, सैचुरेशन हो जाता है ना, तब ऐसा होता है। सैचुरेशन मतलब जो करना था कर लिया, अभी और कुछ नया न्यू न्यू कुछ दिख नहीं रहा है। जब ऐसा होता है तब इकोनॉमी नेगेटिव में चला जाता है, इन्फ्लेशन। दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, बट इट्स ओके, इट्स ओके। स्विट्जरलैंड मतलब बेसिकली डेवलप नेशंस है यहाँ पर, या फिर आइलैंड कंट्री। सेंट किट्स आइलैंड कंट्री है सर, वेस्ट इंडीज में है। इट्स अ वेरी डेवलप आइलैंड कंट्री, ठीक है। ये देखो, ठीक है ना, वेरी डेवलप आइलैंड कंट्री। तो ठीक है, अभी मैं आपको इन्फ्लेशन बता रहा हूँ। तो ये इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव है, मतलब ये बेसिकली डिफ्लेशन है, ठीक है। लेकिन जब इन्फ्लेशन रेट 1, 2, वेरी स्टैंडर्ड, डेवलप्ड नेशंस में ऐसा इन्फ्लेशन होता है। जो डेवलप्ड लेवल में है, जिसका काफ़ी अच्छा बिजनेस हो गया है, ठीक है, 1%, 2%, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है। लेकिन जब इन्फ्लेशन 2 से 3%, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड। विद इन 5 इट्स ओके। भारत कहाँ है सर? वेयर इज इंडिया? तो ये भारत है, ये 2021 का है, बट रिसेंट में भारत का 6.7% चल रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर में 7.1, मतलब ऑलमोस्ट 6 to 7% रेट में इन्फ्लेशन है। एंड दिस इज डेंजरस फॉर द कंट्री लाइक, मतलब डेंजरस नहीं बोलेंगे, बट इट्स कंसर्निंग फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। क्यों कंसर्निंग क्यों है? बिकॉज हमारा पॉपुलेशन हाई है सर। सर इन्फ्लेशन 6 to 7% का क्या मतलब होता है? सरल भाषा में, जो चीज़ आज 100 टका में मिलता है ना, वो चीज़ नेक्स्ट ईयर 106 या 107 हो जाएगा। या फिर ऐसा बोलो कि अगर 7% इन्फ्लेशन है, दैट मीन्स इफ यू हैव 100 रुपीज इन योर पॉकेट टुडे, नेक्स्ट ईयर ये 100 रुपीज 7 रुपीज में कम हो जाएगा। मतलब आपके पॉकेट में होगा तो 100, बट उसका वैल्यू 100 नहीं रहेगा। पॉकेट में 100 रुपीज का नोट तो होगा, बट उसका वैल्यू 100 नहीं होगा, 7% में कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली 93 हो जाएगा। दिखेगा 100, बट एक्चुअल में 100 नहीं। सिंपल है, जो प्रोडक्ट आप पहले 100 में बाई कर सकते थे, अभी वो प्रोडक्ट 100 रुपीज में बाई नहीं होगा, उसके लिए 107 देना पड़ेगा। या फिर अगर 100 है, इसका मतलब है कि वो 7 टका में कम हो गया, उसका वैल्यू अभी 93 हो गया। अब जैसे भी सोचना चाहते हो सोच सकते हो, इट्स सेम थिंग। 100 का प्रोडक्ट 107 होना, 7 टका एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? आपके पास जो 100 था, उसका वैल्यू 7 टका में कम हो गया है। दैट्स वाई उसका वैल्यू अभी 93 हो गया। ये आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे मैथ्स में, जैसे मैम कराएंगे फाउंडेशन लेवल में, सीए में कराया जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और जो लोग सीए में भी कराया जाता है। सीएस में जो लोग एग्जीक्यूटिव पढ़ोगे या फाइनल पढ़ोगे, स्पेशली एग्जीक्यूटिव में, सीए सीए में दोनों में, इंटर एंड एग्जीक्यूटिव में मैं भी कराता हूँ एफएम में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तब मैं समझाऊंगा कैसे काम करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो वेरी इंटरेस्टिंग, इवन इन स्टॉक मार्केट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सर कुछ कंट्री देखो, सर देखो यूनाइटेड स्टेट्स का अभी तो 10% चल रहा है, हमसे भी ज्यादा इन्फ्लेशन यूएस का। बट ठीक है सर, ये लोग कंट्रोल कर लेगा, 33 करोड़ पॉपुलेशन है।
सर कुछ कंट्री है जो बहुत खतरनाक हालत में चल रहा है, देखना चाहोगे? लुक एट सर, आंख बंद कर लेना, हालत होगा सर। वेनेजुएला 5000% इन्फ्लेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिपोर्ट है सर। मतलब आज जो चीज 100% का है, नेक्स्ट ईयर वो चीज 5000 का हो जाएगा। कॉमन सेंस यही कहता है। मतलब इंसान खाएगा क्या? लेबानन सर वाटर क्राइसिस हो गया है सर कंट्री में, मतलब पीने का पानी भी नहीं है। 225% इन्फ्लेशन। सूडान, कितना वार चलता है हम लोग को पता है सर सूडान में। हाँ, जिम्बाब्वे, चाइना के पास बिक चुका है कंट्री, और ब्लैक एंड व्हाइट लड़ाई। जिम्बाब्वे का प्रॉब्लम है रेसिज्म, व्हाइट और ब्लैक चामड़ा में लड़ाई चल रहा है, और साथ में चाइना के पास बिक चुका है। सो बैड पॉलिसी ना। वेनेजुएला के पास तेल इतना है, तेल का कुआं है सर वेनेजुएला, फिर भी इतना प्रॉब्लम। बैड पॉलिसी, ये सभी कारण है बैड पॉलिसी का। कुछ नेचुरल कारण भी कभी कभी होता है। अर्जेंटीना इतना डेवलप नेशन है, 64% इन्फ्लेशन चल रहा है। तुर्की इतना डेवलप नेशन है, बट इसका जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, इनको पता नहीं, इनको पाकिस्तान प्यारा लगता है, भारत के साथ इनको दुश्मनी है, जात पात करता रहता है सर। किस तरह से भारत के अंदर आग जलाया जाए, यही इनका टारगेट है। रिसेंटली भारत ने इनको आलू दिया था, सॉरी गेहूं, व्हीट दिया था, क्या सब उल्टा सीधा पहले मांगा फिर बदनामी कर दिया, बोला कि हमारे व्हीट में हमारे व्हीट में प्रॉब्लम है, क्या कुछ डिजीज है बोला। फिर बाद में वही व्हीट इजिप्ट ने लिया, मिस्र। मतलब इतना फालतू का पॉलिसी मेकिंग चल रहा है यहाँ पर। यमन तेल का कुआं है, फिर भी प्रॉब्लम। ईरान, इथियोपिया, एंगोला, साउथ सुडान, जम्बिया, लीबिया, अफ्रीकन नेशंस बहुत सारा है जहां पर प्रॉब्लम ज्यादा है सर। क्या प्रॉब्लम है? वही प्रॉब्लम बेसिकली ड्यू टू बैड पॉलिसी। किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, लिथुआनिया, हाइती, नाइजीरिया प्रॉब्लम में जा रहे सर। डेवलप नेशंस लाइक पोलैंड, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड, ये लोग भी 12-13% इन्फ्लेशन में चल रहा है। सीरिया लियोनी। आई होप आपको समझ में आ रहा है सर कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सर बाकी कंट्रीज का भी तो फिर भी मैं समझा, बट भारत के लिए, भारत जैसे कंट्री के लिए इन्फ्लेशन कंट्रोल बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हमारा पॉपुलेशन बहुत हाई है सर। चाइना ऑल्सो 150 करोड़ प्लस, 140 करोड़ प्लस, फिर भी इसका साइज बड़ा है, इंडिया से 2 गुना बड़ा है सर साइज में। ऊपर से भारत का इन्वेजन का कहानी है। भारत तो बस 75 ईयर्स ही हुआ जो आज़ादी मिला है, बट चाइना का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से तिब्बत को हड़प लिया। मतलब चाइना तो आजकल क्या करे सर, मतलब चाइना इतना डेवलप हो गए, अभी पुराना खेल खेल रहा है। मतलब पहले जो काम यूरोप वाला करते थे, अभी चाइना वो कर रहा है, इन्वेजन, दूसरे के कंट्री में जाके कब्जा। अभी भारत को भी कब्जा करना चाहता है, जैसे तिब्बत को ले लिया, यहाँ से लद्दाख लेना चाहता है, यहाँ से अरुणाचल लेना चाहता है, फिर म्यांमार के प्रॉब्लम करना चाहता है। मतलब चाइना को क्या बता सर आपको, इधर लाओस वगैरह के साथ भी प्रॉब्लम करता है। ठीक है छोड़ो, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन क्या चल रहा है, कि कंट्री का मॉनेटरी पॉलिसी और कंट्री का फिजिकल पॉलिसी कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज अ बिग क्वेश्चन सर, मॉनेटरी में बहुत सारा बात मैंने कर दिया। नाउ हाउ डू फिजिकल पॉलिसी इम्पैक्ट बिजनेस? वो सर समझ में आ रहा है आप लोगों को? বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। Okay, হ্যাঁ sir. স্যার। Yes, sir. Okay.
फिजिकल पॉलिसी दैट इज द पॉलिसी रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिजिकल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब सरकार कहाँ खर्चा करेगा, टैक्स बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। एंड मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज पॉलिसी रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ मनी। फिजिकल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करेगा और कहाँ से कलेक्शन करेगा, दैट इज फिजिकल। इसके लिए मुझे आपको बजट दिखाना चाहिए, ऐसे मैं शायद पिछले क्लासेस में भी दिखाया, फिर से दिखा रहा हूँ अगेन। ये गवर्नमेंट का बजट है सर, 2022 का, फरवरी में आया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट का फिजिकल पॉलिसी बजट में गवर्नमेंट ने कैसे डिसाइड किया। प्रैक्टिकली देख लो सर, किताब में तो सर रट्टा लगाओगे, बट प्रैक्टिकली देख लो हो क्या रहा है। रूपी कम्स फ्रॉम, कहाँ से पैसा आएगा, इसमें गवर्नमेंट क्या बता रहा है? 15% कॉर्पोरेट टैक्स, 15% इनकम टैक्स, 5% कस्टम्स मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स, बेसिकली इंपोर्ट में, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7%, जीएसटी से 16%, नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट कहीं पर डिविडेंड वगैरह कमाता है 5%, डेब्ट कैपिटल 2%, बाकी एक बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है 35%, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, सरकार लोन लेता है सर, 100% में से 35% लोन लेता है। ये सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करेंट अर्निंग का हिसाब है, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को कलेक्शन होता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट को ये भी तो देखना पड़ता है कहाँ खर्चा करना है। रूपी गोज टू, कहाँ खर्चा होता है सरकार का? देखो सर, सबसे ज्यादा खर्चा होता है इंटरेस्ट पेमेंट में, बिकॉज लोन तो सबसे ज्यादा 35% अगर लोन है तो सबसे ज्यादा खर्चा इंटरेस्ट पेमेंट में ही जाएगा। तो गवर्नमेंट 100 रुपीज कमाता है तो 20 रुपीज लोन देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम पे 15% खर्चा होता है। देश का जो डिफेंस है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को 8% खर्चा होता है, 100% में से 8%। सरकार डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सिडी प्रोवाइड करता है, उसमें 8%, कुछ अदर ट्रांसफर वगैरह में 10%। स्टेट गवर्नमेंट को 17% टैक्स देना पड़ता है। अगर 100 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम करता है उसमें से 17%, 17 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स एंड ड्यूटीज देता है, मतलब जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है। जो सैलरीड पर्सन है पुराना ओल्ड एज, उनको पेंशन देता है 100 रुपीज में से 4%, और बाकी इधर उधर का और भी खर्चा तो होता है ना सरकार का, उसमें सरकार का अदर एक्सपेंडिचर है 9%, मतलब 100 में से 9%। कुछ समझे सर? अब देखो 100 में से 20 रुपीज दूसरे का है, 17 रुपीज सरकार का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का है। तो आउट ऑफ 100 20 प्लस 17 37 चला गया। डिफेंस का खर्चा है सौरो कॉस्ट, सौरो मतलब दुख का खर्चा, ये बस चाइना पाकिस्तान के लिए करना पड़ता है 8%। सब्सिडी ठीक है वो तो डेवलपमेंट के लिए है, बट इधर कितना चला गया सर, मतलब ऑलमोस्ट 100 में से 50% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट का है ही नहीं, बाकी 50 सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसमें पेंशन है, अदर एक्सपेंसेस है, सरकारी सैलरी वगैरह है, ठीक है, कमीशन का कुछ खर्चा है। तो फिर डेवलपमेंट के लिए सरकार के पास कितना पैसा है? हाँ सर 15%, सिर्फ 15 रुपीज है सर एक्चुअली। तो क्या करने से फिजिकल पॉलिसी में चेंजेस आ सकता है, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम को समझ सकता है? सर एक काम हो सकता है, अगर लोन कम लिया जाए तो, लेकिन लोन कम लिया जाए तो फिर टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा ना, लोगों को और टैक्स देना पड़ेगा, तब जाके सरकार का इंटरेस्ट कम होगा।
लेकिन हमारे देश में तो लोग टैक्स देने में ही चूकता है, जो इनकम करता है ब्लैक मनी रखने में ज़्यादा मज़ा आता है ना सर? तो जेन्युइन प्रॉब्लम समझ में आ रहा है सर? हम लोग तो गवर्नमेंट की तरफ उंगली करते हैं कि देखो सरकार क्या कर रहा है, बट सरकार में रहते तो आपको भी पता चलता कि सिचुएशन क्या है। बाहर बैठ के बातें करना अच्छा लगता है, टीवी में बैठ के लोग बात करता है ना, हाँ ऐसा लगता है जैसे कितना जानता है। पूछो तो उनको कितना पता है। हाँ क्या बोलते हैं बंगाली में, बोलते हैं बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स। क्या इंटेलेक्चुअल सोल्यूशन दे सकता है इसका? आप ही बताओ। जो टीवी में बैठ के हम लोग सुन मैं तो नहीं सुनता, बट मैं देखता हूँ मेरे घर में भी बहुत लोग सुनते हैं। टीवी में बैठ के इतना इतना बड़े बड़े बात करता है न्यूज़ चैनल ओपन करके। सोल्यूशन दे सकता है क्या कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगा तो कैसे करेगा? कल अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेता है पेंशन बंद कर देगा, रास्ता में हड़ताल चालू हो जाएगा। कुछ स्कीम में चेंजेस करना चाहेगा तो हड़ताल चालू हो जाएगा, बंद, आग जलाना, इसको मतलब एक तो सर बनाने में इतना टाइम लगता है, ऊपर से लोगों का फालतू का राजनीति। देखा ना कुछ दिन पहले एक जॉब को लेके क्या हुआ, वो अग्निवीर का जो जॉब था, एक फार्म बिल लाया था उसको लेके क्या चालू कर दिया। गवर्नमेंट ने स्कीम प्रपोज किया, इतना खर्चा करने के लिए रेडी रहा, फार्म बिल को लिए चालू हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि एक तो कुछ करना चाहो, पैसा तो है नहीं, अगर जितना है उसको यूटिलाइज करना चाहो तो करने नहीं देता। मतलब चिंता होता है सर देश का क्या होगा। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट सर भारत कर सकता है और कर रहा है, थोड़ा स्लो है, बट आज नहीं तो कल भारत और ज़्यादा समझदार बनेगा और फिजिकल पॉलिसी में डेवलपमेंट आएगा सर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि हाउ गवर्नमेंट एक्चुअली फिजिकल पॉलिसी में काम करता है। तो फिजिकल पॉलिसी का इम्पैक्ट देख रहे हो सर आप लोग? मॉनेटरी पॉलिसी तो मैं तब से आपको बता ही रहा हूँ। It would not be out of place to leave you with the learners on the impact of fiscal policy and business. The world is experiencing the worst ever economic down due to COVID-19. Indian economy has not been an exception. The government announced a fiscal stimulus package to revive the economy. Likewise, in the past, the government provided fiscal stimulus in the wake of world economic crisis in 2008. The stimulus seeks to work on the demand side and supply side of the economy, and thus attempt to pedal it through the likely collapse. अगर ठीक ठाक से नहीं करेगा तो कोलैप्स हो जाएगा। इनफैक्ट ऑल इकोनॉमिक पॉलिसीज वर्क ऑन डिमांड साइड और सप्लाई साइड बोथ। जैसे कि गवर्नमेंट ने आरबीआई पॉलिसी का लाके ऐसा किया। सेक्टोरल पॉलिसीज पर्टेन टू स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, illustrate policy pertaining to agriculture, industries, foreign trade and investment. We have noted section 4. मतलब हम लोगों ने बोला ना अभी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एग्रीकल्चरल पॉलिसी में क्या करेगा उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। साथ साथ में टेलीकॉम सेक्टर, सिविल एविएशन पॉलिसीज, ये सभी में बात किया जाता है कि मतलब सिंपल बात है सर, सरकार कहाँ इनकम करेगा और कहाँ खर्चा करेगा, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम कैसे बढ़ाया जाए और खर्चा प्रोडक्टिव जगह में कैसे किया जाए। अब देखो सर, क्या डिफेंस में खर्चा कम कर सकते हैं? हेलो, क्या डिफेंस में खर्चा कम कर सकते हैं? नहीं, कम तो होगा नहीं, उल्टा बढ़ेगा। यस और नो? बोलो सर, है ना? जैसे ये जो अदर एक्सपेंडिचर है, इसमें हेल्थ है, इसमें एजुकेशन है, इसमें और भी बहुत सारा चीजें हैं। अब हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया बहुत खराब हालत में है। इसको रिवाइव करना है तो गवर्नमेंट को बहुत बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन कैसे लेगा बोल्ड डिसीजन? सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है, स्कीम को क्या करेगा फिर? मतलब स्कीम मतलब ये जो सरकार के तरफ से डिफरेंट प्रोजेक्ट बनता है, रोड बनता है, बुलेट ट्रेन बनता है, हाईवेज बनता है, इनके लिए भी तो सरकार को पैसा चाहिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो तो जरूरी है। मतलब अगला और 20-30 साल में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए तो यहाँ का खर्चा कम करके फिर जाके हम लोग अदर एक्सपेंडिचर में, हेल्थ, एजुकेशन में डेवलपमेंट ला सकते हैं।
और अगर लोन थोड़ा कम हो जाए, अगर टैक्स कलेक्शन थोड़ा बढ़ जाए तो शायद कुछ हो जाए। अब स्टेट तो अपना शेयर तो लेगा ही, ये तो कम नहीं करेगा। देखते नहीं आप लोग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मतलब ममता दीदी कितना चिल्लाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट टाका देनी, टाका देनी, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट टाका अटके रेखेছে बोले ना। तो वो उनके बीच में कुछ अपना अपना कंडीशंस है कि क्या क्या किसको पैसा क्यों अटका हुआ है क्यों नहीं है, वो उनको पता है, बट ये पैसा होता है सर। सो व्हाट इज द कैच, पॉइंट क्या है सर? पॉइंट यही है कि फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेस ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो बेसिकली कंट्री के अंदर मनी सप्लाई, क्रेडिट एंड फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉडली, ठीक है। जैसे आज हुआ ना फॉरेन एक्सचेंज में, जैसे फॉरेन एक्सचेंज के बारे में मैंने आपको बताया कि डॉलर के हिसाब से इन्फ्लेशन मैंने बता दिया आपको। डॉलर के हिसाब से ये जितना कम होगा, ठीक है, डॉलर के हिसाब से ये जितना कम होगा उतना अच्छा, बिकॉज इससे क्या होगा, इंडिया का इंपोर्ट सस्ता होगा। इंपोर्ट सस्ता होने से कंट्री के लिए अच्छा है, बिकॉज इंडिया मेनली इंपोर्टिंग कंट्रीज है कॉम्पेयर टू एक्सपोर्टिंग। इंडियन इकोनॉमी एक्सपोर्ट कंपेरेटिवली कम करता है, कंपेरेटिवली इंपोर्ट ज्यादा करता है। अगर मैं अमाउंट से बताऊं आपको, तो इन आवर कंट्री एक्सपोर्ट है सर 422 बिलियन का, 422 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट देखो 612 बिलियन का। आई होप आपको दिख रहा है डिफरेंस। मतलब हम लोग एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट 100 बिलियन का, 100 क्या उससे ज़्यादा ना, कितना डिफरेंस है सर? 421 माइनस 612, बताओ कितना डिफरेंस हो रहा है? 112 और इधर 200 টাকা স্যার। 200। बेसिकली ये 421 है, मतलब 210, 209, 200 बिलियन का डिफरेंस है। मतलब भारत को इतना एक्स्ट्रा इंपोर्ट करना पड़ता है देश को चलाने के लिए। क्या इंपोर्ट करता है भारत? क्या इंपोर्ट करता है भारत को? क्या इंपोर्ट करना पड़ता है जो भारत के पास नहीं है, वही इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि इंपोर्ट गुड्स में ज्यादातर है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी है, टोटल इंपोर्ट का 5.7। सबसे ज्यादा फ्यूल, अरे पेट्रोल डीजल रे बाबा, जो भारत के पास होता नहीं है, 36.5%। अच्छा मैन्युफैक्चरर्स, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, इंडस्ट्री चलाने के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए, वो भी हमारे पास उतना है नहीं, 49%। बाकी इधर उधर का 8.3%। तो ऑलमोस्ट उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से, सेकंड करते हैं यूनाइटेड से। यूनाइटेड अरब से बेसिकली तेल लेते हैं, ऑयल्स। सऊदी अरब ऑल्सो देयर। यूनाइटेड स्टेट से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट लेते हैं, इराक से भी हम लोग तेल वगैरह लेते हैं, और बाकी कंट्रीज से, यूरोप वगैरह से 57% इंपोर्ट करते हैं। तब प्रॉब्लम ये सर कि इंपोर्ट करना क्या कम कर सकते हैं? कल अगर इंडिया फ्यूल इंपोर्ट करना बंद करेगा, हमारा चक्का जाम हो जाएगा। हाँ, माइनिंग प्रोडक्ट्स, गोल्ड, रॉ मटेरियल्स, आयरन ओर, जो भी अलग अलग प्रोडक्ट बनता है सर, कॉपर वगैरह, जिंक वगैरह, जो भी लेड, एवरीथिंग माइनिंग प्रोडक्ट्स, जो हमारे पास उतना नहीं है। इंडिया का कोल अगर शॉर्ट पड़ता है तो ऑस्ट्रेलिया से कोल लाया जाता है, तब जाके हमारे घर में करंट चलता है। तब ये सब बंद कर देंगे तो बस खत्म हो जाएंगे। फिर हम लोगों का जो एसी का हवा खाना, फ्रिज का खाना खाना, ठंडा ठंडा कूल कूल रहना, सब बंद हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अगर लाना बंद कर देंगे तो हमारे देश में तो मैन्युफैक्चरिंग अभी बहुत डेवलपमेंट होना बाकी है।
एक ही काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं ना। इंपोर्ट तो कम करना मुश्किल दिख रहा है, इंपोर्ट कम करना मुश्किल दिख रहा है। बट हाँ, चाइना से फोन लेना बंद कर सकते हैं, चाइना से फोन लेना, चाइना से ये जो चाइनीज प्रोडक्ट मार्केट में इतना सेल होता है ना, टॉयज वगैरह, ये सब लेना बंद कर सकते हैं ना। बदले में इंडियन प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। इसमें चाइना का 12% शेयर कम से कम आधा तो कर सकते हैं। लेकिन क्या पब्लिक रेडी है? कल अगर आपके हाथ में वन प्लस, ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये सब फोन आना बंद हो जाएगा तो आप खुश होंगे? सर अभी भी भारत का मोबाइल टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं हुआ, इसलिए हमें थोड़ा चिंता है। बट क्या अगर इंपोर्ट बंद हो जाए, चाइना का मोबाइल का इंपोर्ट अगर बंद हो जाए, ऐसे आजकल गवर्नमेंट ने एक न्यू डिसीजन लिया, इंपोर्ट बंद नहीं किया, उल्टा कंपनी, चाइनीज कंपनी को बोला आप लोग यहाँ पर फैक्ट्री बनाओ, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, कंपनी आपका, फैक्ट्री हमारा, और प्रोडक्ट में मेड इन इंडिया रखा रहेगा। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। भारत एक्सपोर्ट क्या करता है? भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है? सर भारत टोटल जो एक्सपोर्ट करता है उसका 17% यूएस को करता है, अरब को 7%, चाइना को 3.5%, बांग्लादेश को 3.5%, नीदरलैंड को 3.5%, बाकी कंट्रीज को 66%। क्या एक्सपोर्ट करता है? मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट भारत भी एक्सपोर्ट करता है, फ्यूल्स एंड माइनिंग प्रोडक्ट 17%, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 11.5%, अदर प्रोडक्ट 0.4%। यहाँ पर अगर कुछ कर सकते हैं तो देखना पड़ेगा सर कि हम लोग क्या चीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट, देखो करेंटली एक्सपोर्ट इतना जल्दी तो बढ़ेगा नहीं, तो डॉलर का वैल्यू जिस हालत में है, अब बात समझ रहे हो ना सर, डॉलर का वैल्यू जितना कम रहेगा उतना अच्छा, बिकॉज इंपोर्ट तो कम करना मुश्किल है, अभी हम लोग इंपोर्ट तो कम नहीं कर सकते। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होता है हमारा तो शायद हम 79 से 80 भी हो जाए ना, नॉट अ इशू, नॉट अ बिग डील। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू से ये इंटरनेशनल डॉलर का जो ट्रांजैक्शन है, जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, इसको कंट्रोल किया जाता है। सो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। is almost standard receipt of business conduciveness that growing GDP, moderate inflation, low tax, interest rates and moderate exchange rates serves the tonic for business. ये जितना मॉडरेट लेवल में रहे उतना अच्छा। तो अभी भी क्या मॉडरेट लेवल में है? यस, अभी भी मॉडरेट लेवल में है। एक्सचेंज रेट थोड़ा हाई है कंपेरेटिवली, ये अगर 70-75 में होता तो ज्यादा अच्छा होता, 79-78 थोड़ा हाई है। इंटरेस्ट रेट मॉडरेट है सर, टैक्स रेट थोड़ा हाई गया है, इन्फ्लेशन भी मॉडरेट से थोड़ा ज्यादा है, 5-5.5 इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा है सर। So growing GDP is an indicator of economic optimism and high demand expectation. Thus, virtuous cycle is activated whereby high demand expectation is interpreted as growth opportunity. Greater investment, अगर investment high होगा उसमें business decision बढ़ेगा, greater production leads to income generation, thereby greater demand and hence lasting growth. Likewise, moderate inflation too arouses business optimism for rising prices, serve as opportunity trigger for higher profitability. Note the prefix moderate for too low and inflation shall have a sedation effect on the economy. मतलब अगर inflation कुछ ज्यादा कम हो जाए वो भी खराब है, and too high inflation will give rise to uncertainties. ठीक है, ज्यादा इन्फ्लेशन होना भी अच्छा नहीं है, कम इन्फ्लेशन होना भी अच्छा नहीं है। कम इन्फ्लेशन मतलब स्लो पड़ जाना, ज्यादा इन्फ्लेशन मतलब एक अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो जाना। मैं आपको ये पहले ही बता दिया, पहले ही मैं आपको बता दिया, अलग अलग कंट्रीज का इन्फ्लेशन के कंपेयर करके बताया। राइज इन कॉस्ट एंड इरोशन ऑफ प्रॉफिट्स, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है ना, कॉस्ट बढ़ता है प्रोडक्ट का और प्रॉफिट भी कम हो जाता है। रेट ऑफ टैक्स ऑन बिजनेस इनकम इज ए की फिस्कल पॉलिसी इंडिकेटर डायरेक्टिंग बिजनेस इन्वेस्टमेंट। इन जनरल लोअर टैक्स रेट स्टिमुलेट बिजनेस इन्वेस्टमेंट, टैक्स रेट कम होता है बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, हाई टैक्स रेट उसका ऑपोजिट करता है। ग्लोबली टू, मतलब दुनिया भर में यही है, इन्वेस्टमेंट टेंड्स टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स लोअर टैक्स रीजन
इन्वेस्टमेंट इज इनवर्सली रिलेटेड आल्सो विद द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अगर हाई है इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट लो है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा। Lower interest rate qualify investment project with lower return on investment and hence companies can expand their business portfolios, and moderate exchange rate that is moderately high external value of domestic currency, जो आपको मैं अभी बता रहा था, मैंने अभी आपको समझाया। Stimulate business in two major ways, one by making the import dearer, ठीक है, exchange rate moderate रहेगा तो import moderate अच्छा रहेगा। It encourage import substituting production, production से अच्छा import कर लेते हैं। Two by making export cheaper, सस्ता export होगा। It enhances the international competitiveness of domestic produced goods and services. Besides, it also stimulates foreign investment as the company's desires of seizing market but inhibited by tariff walls can do so by setting up business here. बाहर का कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करना पसंद करेगा। सो बेसिकली ओवरऑल एक मॉडरेट सिचुएशंस चाहिए सर, ठीक है। ये जो 5 इकोनॉमिक पैरामीटर हैं जो डिपेंड करता है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी से। तो जीडीपी राइज हो, इन्फ्लेशन मॉडरेट हो, ना ज्यादा ना कम, टैक्स लोअर हो, इंटरेस्ट लोअर हो, एक्सचेंज रेट मॉडरेट हो। बिजनेस का दवाई, गुड बिजनेस एनवायरनमेंट का मेडिसिन है ये। इसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट दिन रात लड़ाई करता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट पॉलिसीज होता है, आप लोग थोड़ा सा गो थ्रू कीजिएगा। प्रोटेक्टिव पॉलिसी, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, रेगुलेटरी पॉलिसी एंड फैसिलिटेटिव पॉलिसी। मतलब जब थोड़ा आसान है इसका मतलब फैसिलिटी दे रहा है, जब थोड़ा टाइट दे रहा है मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है, और कभी कभी रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं और रेगुलेशन करता है। जैसे अभी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं है, रेस्ट्रिक्टिव एंड रेगुलेटिव है। और जब फैसिलिटी प्रोवाइड किया था, जब 4% रेपो कर दिया था, डेवलपमेंटल पॉलिसी, फैसिलिटेड को डेवलपमेंटल पॉलिसीज भी कहा जाता है। करंट पॉलिसी जो चल रहा है वो रेस्ट्रिक्टिव एंड रेगुलेटिव है। जब टू मच प्रोटेक्शन लगा देता है तो उसको प्रोटेक्टिव पॉलिसी कहते हैं, ठीक है सर। प्रोटेक्टिव पॉलिसी अभी नहीं चलता है, ये बेसिकली जब भारत को आज़ादी मिला था 1950s के टाइम पे, उस टाइम पे चलता था, ठीक है। ये बेसिकली मैं आपको सारा पॉइंट बता दिया सर, सारा कहानी मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया, आपको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना है। एलपीजी मैंने बता दिया। इस चैप्टर से मेरे को नहीं लगता और कुछ इंपॉर्टेंट कुछ है बोल के, अगर कुछ रह गया मेरे से बाई चांस, अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आस्क मी, ओके। मुझे पूछो, व्हाट्सएप करो या फिर जो भी पूछना है पूछो। और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्लीज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, 30 एमसीक्यूज हैं, अच्छा क्वेश्चंस हैं, एक बार गो थ्रू करो। कोई डाउट है पूछ लो सर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा, ठीक है। सनोन, विदिशा, नयनी, श्रद्धा, मिसेस बैनर्जी, हाँ बोलून। এটা এই চ্যাপ্টারটার কোশ্চেন অ্যানসার কি সেন্ড করেছেন আপনি? হ্যাঁ করা আছে, একবার দেখুন, যদি না থাকে আমাকে বলবেন। বিজনেস এনভায়রনমেন্ট এন্ড জেনারেল নলেজ বলে আছে, যদি না থাকে আমি পাঠিয়ে তাহলে দিচ্ছি, একবার একটু চেক আগের করুন। দিকে দেখতে হবে। একটু দেখুন, চেক করে, ওকে স্যার। না থাকলে পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে। টাটা তাহলে, ओके सर। ए सनोन, समझ में आया? विदिशा, Yes, sir. ओके सर, ठीक है, बाय फिर सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।